भारत माता की, भारत माता की। भाग्यनगर ప్రజలందరికీ నమస్కారం. దేశ ప్రగతి కోసం, దేశ రక్షణ కోసం అవినీతి రహిత భారతాన్ని నిర్మించలే సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చిన వేలాది ప్రజలందరికీ నా నమస్కారాలు. तेलंगाना की इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूं. ये धरती अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष की गवाह रही है. हैदराबाद और तेलंगाना ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार पटेल के प्रयासों को मजबूती देने का काम किया है. आज मुझे खुशी है कि अनेक वरिष्ठ महानुभाव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं. भाई जितेंद्र रेड्डी जी हो, विजय रामाराव जी हो, सुधाकर रेड्डी जी हो, ये सारे लोग और भी बड़े वरिष्ठ लोग जिन्होंने जब संयुक्त आंध्र था तब भी और तेलंगाना बना तब भी गांव-गांव अपने अपनी पार्टी के लिए अपना जीवन खपाया हुआ ऐसे लोग हैं. कोई 30 साल, कोई 40 साल. ऐसा क्या हुआ कि ऐसे दल को उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. आज जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, मैं हैरान हो जा रहा हूं. जब उस पार्टी के नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो बातें बोले जो पाकिस्तान में पसंद आए और हिंदुस्तान के लोगों को चोट पहुंचाए, तब जाकर के ये सुधाकर रेड्डी जैसे लोग देश के स्वाभिमान के लिए दल छोड़ करके आज आपके बीच आए हैं. मैं इन सबका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मेंबरशिप से चलने वाली सिर्फ पार्टी ऐसा नहीं है. मेंबरशिप तो है, लेकिन हमारे यहां आते ही रिलेशनशिप बन जाती है, खून का रिश्ता बन जाता है. साथियों, 11 अप्रैल को हैदराबाद के, तेलंगाना के आप सभी साथी नए भारत के नए सपनों के लिए आदेश देने वाले हैं. ये नया भारत उस मजबूत नींव पर बनने वाला है जिसका निर्माण करने का एक ईमानदार प्रयास आपके इस चौकीदार ने किया है. मैं आज हैदराबाद का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं. हैदराबाद ने 2013-14 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया, चुनाव के मैदान में उतारा और हैदराबाद के इसी स्टेडियम में आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे.
उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान में इतनी चर्चा फैलाई थी और देश के वातावरण को तैयार करने की बहुत बड़ी भूमिका ये मेरे हैदराबाद ने निभाई थी। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक दिशा दिखाने का काम जिस हैदराबाद के जागरूक नागरिकों ने किया, उनके बीच जब मैं आया हूं तब मैं हमारे तेलंगाना के सभी मतदाताओं को और हैदराबाद की इस धरती से हिंदुस्तान भर के मतदाताओं को पिछले 5 साल देश की भलाई के लिए जो कुछ करने में मैं सफल हुआ हूं, वो सारा यश आज मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। मैं हैदराबाद की धरती से, हैदराबाद के, सिकंदराबाद के, तेलंगाना के, देश के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिए, उत्साह उमंग से मुझे भर दिया, नई ऊर्जा दी, नित्य प्रेरणा दी। उसके कारण मैं देश के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक काम कर पाया। इसका यश, इसके हकदार और महंगाई, हर मोर्चे पर सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है। एजुकेशन लोन हो या फिर होम लोन, ईएमआई कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले होम लोन से तो मध्यम वर्ग के परिवार को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। पहले की सरकारों में
मध्यम वर्गीय परिवारों को अगर मकान बनाना हो तो योजना का नामो निशान नहीं था दोस्त। उनको परवाह ही नहीं थी। भाई और बहनों, महंगाई जरा याद कीजिए 2013-14 में महंगाई की स्थिति क्या थी। उसको काबू करने में कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई है। जब अटल जी की सरकार थी, महंगाई को काबू करने में हम सफल हुए, और उसके बाद दूसरा मुझे मौका मिला, हम महंगाई को काबू करने में सफल हुए। और अगर पहले वाली सरकार की तरह महंगाई बढ़ती होती, बिना रोक टोक बढ़ती होती, तो आज सामान्य परिवार के रसोई का बजट पूरे परिवार को तबाह कर देता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, ये स्थिति पैदा होती। बिजली का बिल हो, मोबाइल फोन का बिल हो, स्वास्थ्य से जुड़ा बिल हो, वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हाल में जो 5 लाख की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो करने का फैसला सरकार ने किया है। बजट की दृष्टि से आज 1 अप्रैल को नया बजटिंग वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। और इसी बजट में हमने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को जीरो कर दिया। इसका लाभ जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सीधा सीधा लाभ मिला है। करोड़ों की तादाद में देश के लोगों को लाभ मिला है। ये मांग पिछले 25 साल से हर सरकार के सामने आई है, लेकिन एक भी सरकार ने इसका निर्णय नहीं किया। ये आपके आशीर्वाद है कि मोदी सरकार ने उस काम को करके दिखाया। लेकिन यहां आप सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि संकेत स्पष्ट है कि अगर 11 अप्रैल को जरा सी भी चूक हो गई, अगर महामिलावट को जरा सा भी अवसर मिल गया, तो ये जो हमने जीरो टैक्स का बेनिफिट तो जाएगा ही, ये सब लूट लेंगे। मैं बताता हूं, ये लोग और ज्यादा बोझ डालने का भी पूरा प्लान बना चुके हैं। और हमारी सरकार 5 साल रही, 5 साल में एक नए पैसे का नया टैक्स नहीं डाला है, और विकास के कामों को रोके नहीं है। पिछले वाली सरकार सेना अगर बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी तो ये रोते थे, पैसे नहीं है। वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमान मांगती थी तो ये पत्रकार वार्ता करके कहते थे सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। हमने तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया नया, पैसे हमारे पास कहां से आए? हम देश की सेना को मजबूत कैसे बना रहे हैं? हम टैक्स में लगातार कमी क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, पहले लीकेज होता था, मोदी ने सारे बुच बंद कर दिए, और इसलिए ये पैसे जो किसी की जेब में जाते थे और जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फटी जेब दिखाते थे, एक जेब फटी रखते थे लेकिन दूसरी जेब में माल भरते थे।
आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशभक्तों को जेल में डाल दिया था। तो जो जेल में होते थे, तो गुजरात के अंदर, वहां उस समय कांग्रेस में दो भाग थे। कांग्रेसी परंपरा के व्यक्ति जेल में आ गए थे, तो वो क्या करते थे, जब शाम को टहलने के लिए निकलते थे तो जेब में से कुछ लेकर के खाते थे, और सामने कोई मिलता था जेल के अंदर टहलते समय, तो उसको भी जेब से निकाल करके मूंगफली के दाने या चने के दाने देते थे। कुछ दिन के बाद पता चला कि दाहिनी जेब में मूंगफली और चना रखते हैं और बाई जेब में काजू बादाम सब रखते हैं। खुद बाएं वाली जेब से खाते थे और कोई सामने मिले तो दाहिने वाली जेब से देते थे। ऐसे लोग दुनिया को एक फटी जेब दिखाते हैं, बाकी सारी जेब भरी रहती है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, हैदराबाद तो युवा सपनों और आकांक्षाओं को विस्तार देने वाला शहर है। ये भारत के युवा साथियों की प्रेरणा का ही परिणाम है कि 5 वर्ष में हमारा देश दुनिया के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में गिना जा रहा है। बीते 3-4 वर्ष में ही 15,000 से अधिक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इनमें लाखों युवा साथी आज काम कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एनडीए की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, उद्यम को, एंटरप्राइज स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। मुद्रा योजना के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी युवाओं को लोन, ताकि वो कारोबार कर सके, ये ऑलरेडी कर दिया गया है। और इसमें से करीब 20 लाख ये लोन पाने वाले नौजवान मेरे इस तेलंगाना के हैं। नया भारत जॉब सीकर से भी आगे जॉब क्रिएटर बने, यही हमारा विजन है। वो नौकरी मांगने वाला नहीं, वो नौकरी देने वाला बने। उस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। ईमानदारी के साथ हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। साथियों, दिल्ली में जो पहले की सरकार थी और 5 वर्षों से जो चौकीदार की सरकार है, इन दोनों सरकारों ने तेलंगाना के लिए क्या किया, इस पर आप गौर करेंगे तो नीयत में साफ फर्क नजर आ जाएगा। आज पूरे तेलंगाना में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के दर्जनों प्रोजेक्ट्स भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं। रामागुंडम का फर्टिलाइजर प्लांट हो, डिफेंस प्रोजेक्ट हो, फूड पार्क हो, या फिर लाखों रोजगार पैदा करने वाला नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, या ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरे, इसके लिए हर प्रयास, संभव प्रयास किया गया है। साथियों, सिकंदराबाद में, हैदराबाद में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल बने, इसके लिए
नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। रेलवे और नेशनल हाईवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारा प्रयास है कि हैदराबाद की मेट्रो का विस्तार दिल्ली मेट्रो की तरह हो, तेज गति से हो। लेकिन समस्या क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। यहां जो सरकार चला रहे हैं, उनका ध्यान आपके विकास पर नहीं, अपने वंश और वोट बैंक के विकास पर ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ है। या तो वोट बैंक को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, या तो अपने वंश के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अगर यही होगा तो तेलंगाना मजबूत होगा क्या? आप सब मजबूत होंगे क्या? आपका भाग्य बदलेगा क्या? आपके सपने पूरे होंगे क्या? भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में मूसी नदी के एक तरफ तो विकास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की स्थिति जस की तस। स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको समझ ही नहीं आती। वो तो दिन रात सोते जागते सिर्फ उनको मोदी याद रहता है। ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है। साथियों, तेलंगाना और देश के विकास के लिए बेटियों और बहनों की इनकी अत्याचारी सोच से मुक्ति के लिए मोदी जो भी कदम उठाता है, इन लोगों को चूपता है। आप सभी ने देखा है कि 3 तलाक जैसी अत्याचारी परंपरा के खिलाफ जब संसद में कानून आया तो मोदी को क्या नहीं कहा। मैं 3 तलाक से पीड़ित, 3 तलाक से डरी हुई हर बहन बेटी से आग्रह करता हूं कि हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं। आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। సావాసం చేస్తే వాళ్ళు పిల్లయినట్లు कहावत तो 6 महीने के साथ की है, लेकिन यहां तो 7-6 साल का हो गया। और इसके कारण उनकी जो आदतें हैं वो इनमें आ गई हैं। तो अंदाज लगाइए कि कार भले ही केसीआर सवार हो, लेकिन स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। इन्होंने विधानसभा से पहले दावा भी तो यही किया था, और इसलिए यहां की सरकार को जगाना जरूरी है। जैसे पुलुसू में खाने में तीखा लगता है ना, वैसे ही वोटिंग वाले दिन
पुलुसू खिलाकर टीआरएस को आप भी थोड़े तीखे स्वाद का मजा चखा दीजिए। साथियों, 11 अप्रैल को सिर्फ किसी पार्टी या पक्ष की जीत का फैसला नहीं होना है। ये सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का फैसला होगा कि नए भारत की नीति और रीति आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की रहेगी या फिर दुबक कर निंदा करने की बात होकर के ये मुंह छुपाते घूमेंगे। फैसला इस बात का होना है कि हिंदुस्तान के हीरो को मान होगा या पाकिस्तानी पक्षकारों का मान बढ़ेगा। फैसला इस बात का होगा कि देश में पहले जैसे बम धमाके होते थे वैसा ही दौर लौट आए या फिर बीते 5 वर्ष जैसा माहौल बना है उस रास्ते पर देश को आगे बढ़ना है। बम धमाके वाला हिंदुस्तान चाहिए कि शांति वाला चाहिए? बम धमाके वाला हिंदुस्तान मंजूर है हमें? अगर वो मंजूर नहीं है तो मजबूत सरकार जरूरी है कि नहीं है? और ये चौकीदार मजबूती दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये चौकीदार आपको सुरक्षा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये चौकीदार बड़ी बड़ी ताकतों से भिड़ सकता है कि नहीं भिड़ सकता है? साथियों, मैं जब यहां आ रहा था आपका ये मिजाज, ये आपका उत्साह देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। दोस्तों, अब देश एक भी हमला सहने को तैयार नहीं है। और अब तो हमें भी तरीका पता चल गया है। घर में घुस करके मारा जा सकता है। 40 साल हो गए, आए दिन मारते चले जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हिसाब किताब अगर हम कुछ करेंगे तो हिंदुस्तान में वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तो हिंदुस्तान में वोट खिसक जाएगा, तो अरे चुनाव हारने जितना, अरे अगर देश बचेगा तो चुनाव आएगा, देश नहीं बचेगा तो चुनाव कहां से आएगा? बहुत हो चुका दोस्तों, बहुत हो चुका। इनफ इज इनफ। अब मोदी ज्यादा सहन करने को तैयार नहीं है। साथियों, अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मीडिया में एक खबर चल रही थी और यह गंभीर बात है। कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और
हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? कुछ दिन पहले उनके एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने ऐसी ही बदतमीजी की थी, भारत को गाली देने की खुली घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय में चुप बैठे हैं और दिल्ली में मीडिया भी एक दिन के बाद विषय को भूल गया। आज उन्होंने दूसरी हरकत की है। उन्होंने कहा है कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। मैं इन महागठबंधन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूं, बंगाल की दीदी, बहुत चिल्लाती हैं आप, जरा जवाब दीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथी हैं। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। यहां पड़ोस में आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू बैठे हैं। ये यूटन बाबू अभी 2 दिन पहले वो बड़ा स्पेशल गमछा लगा करके फारूक अब्दुल्ला के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जरा यूटन बाबू बताइए, और आंध्र की जनता भी चौंक जाइए, चेत जाइए। ये चंद्रबाबू है जिसके बगल में फारूक अब्दुल्ला वोट मांगने के लिए निकले हैं और जिनका बेटा कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होने की मांग कर रहा है। क्या चंद्रबाबू को वोट मिलना चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान शरद पवार जी को, आप तो कभी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, आप कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप बताइए, क्या आप हिंदुस्तान को सुई को पीछे ले जाने के लिए तैयार है? 1953 के पहले उसी तरह आप कश्मीर में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके इन साथी दलों के रवैये से सहमत है क्या? साफ कीजिए। मैं श्रीमान एचडी देवगौड़ा जी से भी पूछना चाहता हूं। देवगौड़ा जी, आप देश के प्रधानमंत्री रह चुके हो, आपका बेटा मुख्यमंत्री है, आपके परिवार के सारे लोग इस लोकतंत्र में वोट की राजनीति का मजा ले रहे हैं। जरा जवाब दीजिए देवगौड़ा जी, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपका साथी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस डंके की चोट पर एक कहने की हिम्मत करता है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। देवगौड़ा जी, कर्नाटक की जनता को जवाब दीजिए, क्या आप ये प्रधानमंत्री होने की सपने देखने की बात को ऐसे लोगों के साथ चलना चाहते हो या नाता तोड़ने को तैयार हो? साथियों, देश को बांटने की इसी मानसिकता ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मत भूलिए, 2-3 दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता आतंक सरपरस्तों के लिए, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस बयान के बाद कांग्रेस के सारे बड़े नेता चुप्पी साध करके बैठ गए थे। कांग्रेस की यही मानसिकता है जो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करती है। इसी मानसिकता की वजह से ये लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। इसी मानसिकता की वजह से
ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम का अपमान करते हैं। यही मानसिकता है जो उन्हें डोकलाम विवाद के समय चीनी राजदूत से मिलने के लिए जाने की प्रेरणा देती है। इसी मानसिकता की वजह से ये सेना को गाली देते हैं, सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये लोग लिख करके रखे, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, आपकी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। मोदी देश के दुश्मनों और देश के लोगों के बीच दीवार बनकर के खड़ा रहेगा, ये लिख करके रखिए। और ये जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी समझ लें, ये पीडीपी वाले भी समझ लें। भाइयों बहनों, ये कश्मीर में ये 2-4 परिवारों की दुकानें हैं। वो पिछले 40 साल से दिल्ली को मूर्ख बनाते रहे हैं और दिल्ली भी उनकी बातों में आ जाता है। इनका धरती पर कुछ नहीं बचा है। आपको पता होगा, वहां गवर्नर रूल लगने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध था, पीडीपी का विरोध था। ये दोनों कद्दावर परिवार भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था, और कांग्रेस भी मिल गई थी। इन्होंने ऐलान कर दिया था कि पंचायतों के चुनाव नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे। और ये सोचते थे कि कश्मीर की जनता उनकी बात मान लेगी। मेरे देशवासियों, आपको जानकर के खुशी होगी कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, कांग्रेस के लोग ऊपर से नीचे टपक पड़ते रहे, कूदते रहे, चिल्लाते रहे। पंचायत के चुनाव हुए, 70-75% वोटिंग हुआ और 30,000 से ज्यादा लोग चुन करके आज वहां पंचायतों में कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया। जो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए निकले थे, उनका बहिष्कार कश्मीर की जनता ने कर दिया था। जिनका धरती पर कुछ नहीं बचा है, वो कांग्रेस के लोगों के कुर्ते पकड़ पकड़ करके देश को धमका रहे हैं। अब जमाना चला गया, ये कांग्रेस नहीं है, मोदी है। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, वहां के नागरिकों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन ठेकेदारों को अब सहने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मुझे पता है कि आप कमल को वोट देने का मन बना चुके हैं। आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। हम सब मिलकर के मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार बनाएं। इनको मजबूर सरकार बनानी है। हमें मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार बनानी है। आपका वोट मजबूत देश के लिए है। आपका वोट मजबूत सरकार के लिए है। आपका वोट मोदी के लिए है।
आपके इस चौकीदार के लिए हैं। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ नारा बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं। मैं भी गली गली में, चौक चौक पर, गांव में, शहर में, बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, घर में, खेत खलिहान में, बाग बगीचे में, देश के अंदर, सीमा के ऊपर, व्यापारी भी, डॉक्टर भी, शिक्षक भी, इंजीनियर भी, सब प्रोफेशनल, सब व्यापारी, सारा देश